हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। करियर इन्फिनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स और आज का टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि अब तक बायोलॉजिकल वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आज तक का इससे बड़ा प्रोजेक्ट पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में नहीं खोजा गया। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आइए बच्चों, पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। उसके पहले मोटिवेशनल कोट क्या लिखा है। सफलता की कहानियाँ मत पढ़ो, सफलता की कहानियाँ मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियाँ पढ़ो, उससे आपको सफल होने का आइडिया मिलेगा। बच्चों, ये किसने कहा है? डॉक्टर APJ कलाम। आपको पता है, ये तो ग्रेट साइंटिस्ट थे और ये हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के, आपको पता ही होगा। अब ही इज़ नो मोर, बट इनकी सारी यादें हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट करती हैं बच्चों। तो बच्चों, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानना है तो पहले ये बताइए, ह्यूमन का मतलब हम लोगों का जीनोम लिया गया और उस पर सारा रिसर्च किया गया इस प्रोजेक्ट के तहत। बच्चों, जीनोम क्या होता है आप तो जानते ही हो ना। जीनोम क्या होता है? किसी भी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम बच्चों कितने टाइप के होते हैं आपको पता ही होगा। क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं, मैटरनल और पैटर्नल। तो बच्चों, इनके 23 क्रोमोसोम मम्मी के और 23 पापा के। इसमें से एक टाइप का जीनोम मदर से आया और एक टाइप का जीनोम फादर से आया। तो बच्चों, हमारी सेल 2n थी, इसलिए 2 प्रकार के जीनोम थे। तो बच्चों, अगर n होगा तो एक प्रकार के जीनोम होंगे। जैसे बताइए, जब गैमिट बनता है तो गैमिट यानी स्पर्म या ओवा, उसमें केवल n होता है ना बच्चों, n होता है। तो इसमें देखिए एक टाइप का जीनोम होगा। तो जीनोम समझ गए ना। किसी भी सेल में हैप्लाइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या कहते हैं बच्चों? जीनोम। जैसे हम लोग का हैप्लाइड सेट कितना है? n बराबर 23। तो हमारे जीनोम में 23 क्रोमोसोम है। मैंने इस पे वीडियो पहले से ही बना रखा है, आप लोग देखिएगा। ठीक है बच्चों, जीनोम के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, DNA के बारे में, क्रोमैटिन, इनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो हमारी सेल का सारा जितना भी जीनोम में क्रोमोसोम है उसकी स्टडी की गई इस प्रोजेक्ट के तहत, इसीलिए इसका नाम पड़ा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बच्चों, ये आप देख पा रहे हैं कि एक सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर है, लैडर लाइक। दिस इज DNA। आप सब भली भांति पहचानते होंगे कि दिस इज DNA। तो बच्चों, DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल, ये आप जानते हैं सबसे पहले प्रयास किया ग्रिफिथ ने, ठीक है, लेकिन वो बायोकेमिकल नेचर डिफाइन नहीं कर पाए। फिर बच्चों उसके बाद आए फिर एवरी मैककार्टी और मैकलियोड। बच्चों, वो उन्होंने बायोकेमिकल नेचर तो डिफाइन कर लिया, लेकिन सभी साइंटिस्ट कन्विंस नहीं थे। फिर बच्चों फाइनली आए जिन्होंने इक्विवोकल वो रिस्पॉन्स दिया कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रूफ कर दिया था। मैंने इस पर भी वीडियो बना रखा है, देखिएगा। बच्चों, ये तो पता चल गया था कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, ये तो कंफर्म हो चुका था बच्चों। और वॉटसन एंड क्रिक का जो डबल हेलिक्स मॉडल था, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था सेंट्रल डोग्मा। तो वॉटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें से भी क्रिक ने दिया था बच्चों। क्रिक का कॉन्सेप्ट था सेंट्रल डोग्मा। बच्चों, ये कहता था कि DNA से DNA इन्फॉर्मेशन जाती है, फिर DNA से RNA इन्फॉर्मेशन जाती है, फिर RNA से प्रोटीन में इन्फॉर्मेशन जाती है। तो आप जानते हो, इसको बोलते थे रेप्लिकेशन, इसको बोलते थे ट्रांसक्रिप्शन और इसको बोला था ट्रांसलेशन। सारे वीडियो में बना चुका हूँ बच्चों। ये कॉन्सेप्ट ये कहता था कि यूनिडायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है, ठीक है, यानी डायरेक्शन जो इन्फॉर्मेशन की होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है इस दिशा में। हालांकि इसका एक अपवाद है, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। बच्चों, इसी को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये किस में होता है? ये होता है रेट्रोवायरस में, देखा गया है। रेट्रोवायरस में इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। जैसे एड्स का वायरस या HIV वायरस, उसमें आपने देखा होगा कि RNA से क्या बन जाता है? RNA से DNA बन जाता है, ठीक है। इस तरह के DNA को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री DNA। तो बच्चों देखो, जब इन्फॉर्मेशन इधर से इधर चली गई, RNA से DNA बन गया, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। तो इसका एक अपवाद है, सेंट्रल डोग्मा का अपवाद क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आपके NCERT में गिवन है। तो बच्चों, मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर? ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि DNA एक जेनेटिक मटेरियल था, ये तो प्रूफ हो गया था,
इस पे सारी रिसर्च लगभग कंप्लीट हो गई थी। डबल हेलिक्स मॉडल भी वाटसन एंड क्रिक ने दे दिया था, बल्कि क्रिक ने तो यहाँ तक बता दिया कि सेंट्रल डोग्मा में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यूनिडायरेक्शनल होती है और अपवाद बाद में पता चला रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, डीएनए में ही सारी सूचना भरी है बच्चों, डीएनए में ही सारी सूचना भरी हुई है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल था, ये प्रूफ कर लिया गया और सारी सूचना इसी में भरी होती है। देखिए जिस प्रकार की सूचना डीएनए में होगी उसी प्रकार का आरएनए बनेगा, उसी प्रकार के कोड डिसाइड होते हैं बच्चों। याद है ना, कोड पे मैंने वीडियो लेक्चर डाला हुआ है, तो उसी प्रकार के कोड डिसाइड होते हैं। जिस प्रकार के कोड डिसाइड होंगे बच्चों, उसी कोड के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन बनाई जाएगी। अब देखिए अगर मान लो उस प्रकार का प्रोटीन बना तो उस प्रकार का एंजाइम बनेगा, यानी जैसा डीएनए ने कोड दिया उसी प्रकार का एंजाइम बन गया। और बच्चों एंजाइम अपने सबस्ट्रेट पर काम करेगा तो रिएक्शन होगी। मतलब सब कुछ किसके हाथ में है, डीएनए के। यानी डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। यानी डीएनए जो है वो हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट है, उसमें हमारी बॉडी की सारी आनुवंशिक सूचनाएं छुपी हुई हैं। डीएनए को हम ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों डीएनए कहाँ होता है, पहले आप ये देखो, ये सेल, हमारी बॉडी की सभी सेल लगभग कितनी होती है, 100 ट्रिलियन सेल होती है, 100 ट्रिलियन सेल होती है। सबके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, सबके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है बच्चों। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स हैं बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि एक क्रोमोसोम बराबर एक डीएनए। और बच्चों एक डीएनए में क्या एक ही प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है, नहीं, बहुत सारे प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है। यानी बहुत सारे इसमें जीन पाए जाएंगे, एक डीएनए में बहुत सारे जीन होते हैं, मैनी जीन्स पाए जा सकते हैं। बच्चों हमें हर जीन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। साइंटिस्ट वर वेरी वेरी क्यूरियस कि सारी ये जो डीएनए की सूचना है ये जीन में किस फॉर्म में भरी हुई है, ठीक है, यानी जो प्रोटीन की सूचना है वो किस जीन से आ रही है। यानी कि ये जो डीएनए है इसी के कारण हम सब वेरिएबल दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि हमको डीएनए की सारी खोज करनी थी, सारे जीन के सीक्वेंस का पता लगाना था। मान लो ये डीएनए है, ये कोई क्रोमोसोम है, ये उसका डीएनए है। अब बच्चों यहाँ जीन हो सकता है, 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 सभी जगह पर जीन पाया जाता है बच्चों। लेकिन कौन सा जीन कहाँ बैठेगा ये हमें तो पता नहीं। मान लो इंसुलिन बनाने वाला जीन यहाँ है या यहाँ है, ये हमें पता करना था। किस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है बच्चों, ये भी पता करना था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कौन सा है, यानी कि किस क्रोमोसोम पर इंसुलिन का जीन बैठा हुआ है और ये इसका सीक्वेंस क्या है। ये मान लो कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो फर्स्ट क्रोमोसोम पे बैठा हुआ है, तो बच्चों ये फर्स्ट क्रोमोसोम पे 500 जीन पाए जा रहे हैं, तो ये किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है या चौथे नंबर पे, ये इन्फॉर्मेशन हमें पता लगानी थी। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने लगा बच्चों हमको। आज हम लोग आप जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन बना सकते हैं, ठीक है बच्चों, लार्ज स्केल पे डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है और ये उतना ही सेफ है जितना नेचुरल बॉडी में बनता है। बच्चों अगर हमें ये नहीं पता होता कि ये जीन कहाँ पे बैठा हुआ है, किस क्रोमोसोम पे बैठा हुआ है, तो हम कैसे निकाल पाते, हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता लगा पाते। इसीलिए बच्चों साइंटिस्ट के दिमाग में एक बात साफ साफ थी कि जितने जीन हैं उनका पता लगाना है, उस जीन का रोल क्या है, वो किस क्रोमोसोम पे बैठा है, यानी अल्टीमेटली हमको डीएनए के सीक्वेंसेस का पता लगाना था, डीएनए के सीक्वेंसेस का पता लगाना था। बच्चों डीएनए में क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। बच्चों डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड का, तो यानी डीएनए के सीक्वेंस का पता लगाना मतलब हमको अपने न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर का पता लगाना था। बच्चों देखिए टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड से हमारा डीएनए बना हुआ है, लगभग 3.3 × 10⁹ हम इसको रफली बोल देते 3 अरब, यानी 3 अरब न्यूक्लियोटाइड्स का हमको पता लगाना था। 3 अरब न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर का हमको पता लगाना था, ठीक है बच्चों। और ये बहुत छोटा काम नहीं था, ये बहुत बहुत ह्यूज काम था बच्चों। कैसे, सोचिए बच्चों कैसे। इस सेल में आपको लगता होगा सिर्फ 23 ही क्रोमोसोम तो हैं, 23 पेयर ही क्रोमोसोम तो हैं, यानी 46 क्रोमोसोम है, इनका सीक्वेंस खोजना आसान होगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, ये 46 क्रोमोसोम नहीं है, ये 46 क्रोमोसोम के डीएनए हैं, ये 46 डीएनए हैं। और बच्चों इन 46 डीएनए का, ठीक है, जो कितने सारे जीन होंगे ये पता लगाना था, यानी इस पे बहुत सारे जीन होते हैं उनका पता लगाना था। लगभग 30,000 के करीब जीन होते हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, 30,000 के करीब जीन होते हैं, उनका आइडिया लगाना था, ठीक है बच्चों, कि वो कौन से जीन हैं, क्या कर रहे हैं, किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं। और ये बहुत बड़ा टास्क था। इसका आइडिया आप ऐसे ही लगा लो कि डीएनए जो है वो 3 बिलियन बेस पेयर का बना है,
अब आप बताओ 3 अरब बेस पेयर का पता लगाना बहुत आसान काम नहीं है बच्चों। 3 अरब बेस पेयर का पता लगाना आसान काम नहीं है बच्चों, बहुत बड़ा टास्क है। इसीलिए इसके लिए बहुत इसको मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं बच्चों। अब तक का बायोलॉजिकल वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो मेगा प्रोजेक्ट है वो HGP ही है, ठीक है बच्चों। और ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है इसका आइडिया बताऊंगा, कितना इस पर खर्चा है इसका आइडिया बताऊंगा। ये एक कंट्री के लिए नहीं कर पाई बच्चों, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि किसी एक कंट्री के बस की बात नहीं है बच्चों, ठीक है। ये बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हुई, लगभग 20 कंट्री इन्वॉल्व हुई थी, 18 से 20 कंट्री इन्वॉल्व हुई थी, और वो भी डेवलप्ड कंट्री इन्वॉल्व हुई थी बच्चों सबसे ज़्यादा। बच्चों इस फिगर में देख रहे हैं आपकी, इस इंसान को देखिए, इसकी शक्ल देखिए, इसकी शक्ल देखिए, इसका कलर देखिए, इसकी फेस देखिए, इसका फेस और कलर देखिए, इसका फेस देखिए, इसका देखिए फेस और कलर, हाइट वाइट सब कुछ डिफरेंट होगी। तो बच्चों सबके अंदर DNA है, सबके अंदर डबल स्टैंडर्ड DNA है सेल के अंदर, और इनके अंदर 4 ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। फिर बच्चों सब अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? इसका कारण यही सोच डेवलप हुई, ये सोच डेवलप हुई साइंटिस्ट के दिमाग में कि ये सब डिफरेंट क्यों दिख रहे हैं। तो डिफरेंस का कारण था जो बेस पेयर्स हैं इनका सीक्वेंस। सपोज इस व्यक्ति का मैं DNA का सीक्वेंस लिख देता हूँ ATCGG, इस व्यक्ति का इसका लिख देता हूँ मैं यहाँ इसका लिख देता हूँ ATGCG, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसका लिख दूँ इसी तरह से रैंडमली, चलो बच्चों इसका लिख देता हूँ AT, या पहले T कर लो, TATCGG। देखो सबका सीक्वेंस अलग अलग है ना बच्चों, तो इसी DNA सीक्वेंस का पता लगाना था, ये DNA सीक्वेंस का पता लगाना था, यानी साइंटिस्ट को ये पता लगाना था कि सभी व्यक्ति अलग अलग क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, सभी की हाइट अलग अलग क्यों है, कलर अलग अलग क्यों है, उसमें सभी की स्माइल अलग अलग क्यों है, सभी की आवाज़ अलग अलग क्यों है बच्चों, सब पता लगाना था। तो ये तभी पता लग पाता जब DNA सीक्वेंस को हम रीड करते। इसीलिए बच्चों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की ज़रूरत इसी कारण पड़ी। और ये भी पता लगाना था कौन सा जीन कहाँ बैठा हुआ है, और हमारे अंदर कितनी सिमिलरिटी है और कितनी डिसिमिलरिटी है। आई मीन टू से कितने जीन सिमिलर हैं और कितने जीन डिसिमिलर हैं, और कौन कौन से जीन बच्चों काम कर पाते हैं, कौन से कोडिंग जीन है, कौन से नॉन कोडिंग है, इन सब का पता लगाना था बच्चों, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि हम सब सिमिलर नहीं हैं, हम सब सिमिलर हैं। हम लोगों की भले शकल सूरत अलग हो, लेकिन हमारे 2 हाथ 2 पैर हैं, ठीक है, नोज अपनी पोजीशन पे ही है, ठीक है, 2 आँखें हैं, बिकॉज वी बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज। अगर हम बच्चों सेम स्पीसीज के हैं तो सिमिलरिटी भी होगी। तो इसका मतलब हमें सिमिलरिटीज़ का भी पता लगाना था और डिफरेंसेस का भी पता लगाना था। इसीलिए ह्यूमन के जीनोम प्रोजेक्ट पर काम करने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी साइंटिस्ट में बढ़ती जा रही थी, ठीक है बच्चों। यानी एक बात तो क्लियर है, जो मेरे पीछे इमेज है इसमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे अंदर सभी के अंदर 4 ही बेस पेयर होते हैं, ATCG, DNA की बात कर रहा हूँ बच्चों, उसमें 4 ही प्रकार के बेस पेयर होते हैं। लेकिन मेरी रीडिंग आपकी रीडिंग से कुछ डिफ़र होगी, तभी मेरी शकल सूरत अलग है, आपकी रीडिंग किसी और से डिफ़र होगी, ठीक है, तभी सबकी शकल सूरत अलग है। कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होंगे सीक्वेंसेस में और कुछ डिसिमिलरिटीज़ भी होंगे। सिमिलैरिटीज़ इसलिए होंगे क्योंकि हम लोग सेम स्पीसीज़ के हैं, डिसिमिलरिटी इसलिए होंगे क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन पैदा होता है बच्चों। इसी कारण हमारे आपके कुछ बेस पेयर डिफरेंट होंगे। यही क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जैसे मैंने कोशिश की है, इस इंसान के अंदर देखिए बहुत सारे ये इसके कोड भरे हुए, यही है DNA सीक्वेंसिंग, यही है DNA सीक्वेंसिंग। और बच्चों ये मेरी DNA सीक्वेंसिंग है, ऐसे आपकी DNA सीक्वेंसिंग होगी। इसको कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग मैच करा लेंगे कि मेरे और आपके अंदर कितनी सिमिलरिटी है और कितनी डिसिमिलरिटी है, क्योंकि ये काम मैनुअली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि 3 अरब के करीब बेस पेयर्स हैं, न्यूक्लियोटाइड हैं, तो इनको बच्चों इतनी आसानी से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है और ह्यूमन मिस्टेक तो होती ही रहती है। इसलिए ये काम कंप्यूटेशनल डिवाइसेस यानी सुपर कंप्यूटर से किया गया। नॉर्मल कंप्यूटर भी नहीं बच्चों, हाई स्पीड डाटा वाला कंप्यूटर जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर। बच्चों एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर एलेक जेफरे। एलेक जेफरे का नाम आपने सुना होगा, फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है बच्चों, इंडियन फादर थे। डॉक्टर लालजी सिंह, इस पर मैं नया वीडियो बनाऊंगा। और DNA इन्होंने क्या पहले ऑलरेडी देख लिया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पहले की बात चल रही है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पहले इन्होंने क्या देखा कि DNA में, हम सबके DNA में कुछ वेरिएबल सीक्वेंस होते हैं जो मेरा आपसे मैच नहीं करेगा, आपका मुझसे मैच नहीं करेगा, आपका किसी और से मैच नहीं करेगा। इनको इन्होंने वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट यानी शॉर्ट में VNTR कहा, ठीक है बच्चों।
और यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस होता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इससे साफ था, इससे क्या साफ था कि हम सब के डीएनए में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, इसी कारण मैं आपसे डिफ़र और आप मुझसे डिफ़र हो। बच्चों इसी ने क्यूरियोसिटी को, साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी को इंक्रीज़ कर दिया कि डीएनए का सीक्वेंस पता किया जाए, और इसी प्रोजेक्ट का नाम पड़ गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो बच्चों यहीं से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। बच्चों एक बात जान लेनी और ज़रूरी है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो होता है वो तभी पॉसिबल हो पाया जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग अच्छी तरह से जान चुके थे। बच्चों जब एडवांसमेंट हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, तो इसी के कारण एचजीपी का चांसेस बढ़ गया, इसके सक्सेस का चांस बढ़ गया। अब हमें पता था कि किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं डीएनए के बने होते हैं, तो हम उस डीएनए को निकालना सीख गए थे, यानी हम उसको एक्सट्रैक्ट करना सीख गए थे। ठीक है बच्चों, उस डीएनए को काटना सीख गए थे। कैसे काटना सीखा था? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी कैंची से, जेनेटिकल सीजर। इस पर भी बच्चों मैं वीडियो बना चुका हूँ, देख लीजिएगा कोई डाउट हो तो। फिर इसके बाद बच्चों हम डीएनए को जोड़ना सीख गए थे। किसकी हेल्प से जोड़ा था बच्चों? लाइगेज, यानी ये जेनेटिकल ग्लू कहलाता है, ये जेनेटिकल सीजर और ये जेनेटिकल ग्लू। उसके अलावा बच्चों हम लोग डीएनए को किसी और की सेल में इंट्रोड्यूस करना सीख गए थे। बच्चों इंट्रोड्यूस करने के लिए एक वेक्टर का सहारा लेना पड़ता था। आप बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर पढ़े थे और मैंने भी इसका वीडियो बना रखा है, देखिएगा, जिसका नाम था प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज हो सकते थे, ठीक है, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। ठीक है बच्चों, बट सबसे कॉमन था प्लाज्मिड। तो बच्चों ये प्लाज्मिड की हेल्प से ही, ये मान लो ये डिज़ायर्ड डीएनए है और ये जो है ये प्लाज्मिड का डीएनए है। तो अब ये जुड़ जाएगा और ये इसको अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा, और जब ये मल्टीपल कॉपीज़ बना लेगा, इसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। अंदर जाने के बाद मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीपल कॉपी बना लेगा, इसको जीन क्लोनिंग बोलते हैं। बच्चों इस पर वीडियो बना रखा है, आप देखिएगा। आइए थोड़ा सा और बताते हैं डिटेल में। बच्चों इस फिगर में देखिए, ये कोई भी प्लाज्मिड है, ठीक है, और ये हमारा डिजायर्ड जीन है। अब हमने बच्चों इसको काट लिया आरी की हेल्प से, और उसके बाद फिर देखिए इसको लाइगेज की हेल्प से जोड़ दिया। येलो कलर वाला डिजायर्ड है और ये ब्लू कलर वाला जो है ये प्लाज्मिड है। अब आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये हमने सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया और इसको कल्चर मीडियम में ग्रो करा लिया, तो मल्टीपल कॉपीज़ इसकी बन गई, इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन गई। तो इसी तरीके से क्या हो गया, हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का आइडिया होने से हमने किसी एक व्यक्ति से डीएनए लिया और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना के सभी साइंटिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सब ने अलग अलग स्टडी की और सबकी स्टडी टैली कर गई, मतलब रिसर्च सही है, और अगर सबकी स्टडी टैली नहीं करती मतलब रिसर्च गलत था। ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों? और पीसीआर की खोज भी हो चुकी थी। पीसीआर की खोज की से क्या फ़ायदा था, इसमें हम एक मशीन यूज़ करते, थर्मल साइक्लर, इसी में पीसीआर कराया जाता है। बच्चों जब पीसीआर कराएंगे तो हम डिज़ायर्ड डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ प्राप्त कर सकते हैं, और 3 स्टेप में होता है बच्चों। इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। और बच्चों मैं हिंट दे देता हूँ, केवल 30 साइकिल में किसी एक डीएनए से आप 1 बिलियन डीएनए यानी 1 अरब डीएनए बना सकते हो। यानी इट इज़ द टेक्निक बाय विच वी कैन एम्पलीफाई द डीएनए एंड वी कैन यूज़ दिस डीएनए फॉर स्टडी पर्पस, यानी कि एचजीपी में यूज़ कर पाएंगे। तो हमको पीसीआर भी आ गया था बच्चों, हमको जीन क्लोनिंग भी आ गई थी, हमको जीन को काटना भी आ गया था, जीन को जोड़ना भी आ गया था, वो जीन एक्सप्रेस कैसे होगा ये भी पता चल गया था। तो बच्चों ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के इन टूल्स ने साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी। ठीक है बच्चों, और ये बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट था, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, आप जानते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसको देखने की समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की खोज की। तो यूएस यानी यूएसए, उसने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की रणनीति तय की। बच्चों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो रणनीति थी वो अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स से तैयार हुई। इनिशियली यहाँ पे वाटसन ने इसे सपोर्ट किया था। इनिशियली किसने सपोर्ट किया? वाटसन ने। बच्चों ये वही वाटसन है जिनके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक, जिन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ये वही वाटसन है, इन्होंने ही पहली बार इनिशिएट किया था, इनके दिमाग में ही ये सारे आइडियाज़ आए। और यूएस साइड ऑफ ह्यूमन प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय द जेम्स वाटसन, यानी वाटसन ने क्रिक किया था। वाटसन और क्रिक में से वाटसन ने स्टार्ट किया था, लेकिन बच्चों इन्होंने आधा ही प्रोजेक्ट चलाया। देखिए लिखा है ना, 1/2 ऑफ क्रिक एंड वाटसन
हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी ये उनमें से एक थे, वाटसन एंड क्रिक में से वाटसन एक थे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट चलाया, लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट नहीं चला पाए थे। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को पूरा किया एक डायरेक्टर ने जिसका नाम था फ्रांसिस। पहले डायरेक्टर कौन थे? वाटसन, बाद में फाइनल डायरेक्टर कौन बने? फ्रांसिस कोलिंस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप यहाँ देख पा रहे हैं व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस कहाँ पर है आपको, आप सबको पता होगा। व्हाइट हाउस जहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रहते हैं अमेरिका में, जैसे इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है बच्चों, ये व्हाइट हाउस जो है वाशिंगटन में वहाँ पर प्रेजेंट है। यहीं पर सारी रणनीति तैयार हुई, क्योंकि गवर्नमेंट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता बच्चों। यही सारी रणनीति तैयार हुई और ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इसको अकेले अमेरिका नहीं कर सकता था, इसको यूनाइटेड स्टेट अकेले नहीं कर सकता था। जबकि कितना बड़ा वो, कितना डेवलप्ड है, फिर भी अकेले नहीं कर सकता था। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था, इसका आइडिया आप इससे लीजिए कि इस प्रोजेक्ट में आप जैसे कि कोई स्पेस अभियान है, जैसे मंगलयान है हमारे यहाँ, चंद्रयान है, हम लोग ने भेज दिया अकेले कंट्री ने। अमेरिका ने भी बहुत सारा नासा द्वारा बहुत सारे इस तरीके के यान बनाए या स्पेस मिशन बनाया जो अकेले कंट्री ने कर लिया। लेकिन बच्चों ये इतनी बड़ी, इससे भी स्पेस प्रोजेक्ट से भी बड़ा प्रोजेक्ट था कि इसको अकेले कंट्री नहीं कर सकती थी, इसलिए बहुत सारी कंट्री को इन्वॉल्व होना पड़ा। बच्चों पूछा जाए कभी कि कितनी कंट्री इन्वॉल्व हुई थी, तो वैसे तो मेनली 6 थी, लेकिन उसमें से टोटल अगर बोला जाए तो 18 से 20 थी। टोटल बच्चों बताइए 18 से 20, लेकिन मेन अगर कंट्री पूछा जाए तो आप बताओगे 6 मेन कंट्री थी। अभी मैं सारे नाम बता देता हूँ बच्चों। तो ये वही जगह है जहाँ से सारी प्लानिंग से स्टार्ट हुई, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की प्लानिंग स्टार्ट हुई व्हाइट हाउस से, यूएसए से। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए 2-4 बातें इसके लिए पढ़ते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया 1990 में। बच्चों ये भी पूछा जाए कब, तो 1 अक्टूबर 1990 में स्टार्ट किया गया बाई यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, by US Department of Energy and National Institute of Health, National Institute of Health। अब बच्चों देखिए ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, आपको पता ही होगा, और इसमें क्या एफर्ट किया जा रहा था कि हम हमारे सारे जीन के बारे में जान पाएँ, जो हमारे बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस हैं 24 क्रोमोसोम में, वो जान पाए। अब आप बोलोगे सर आपने तो 23 बताया गया था। बच्चों ऐसे देखिए, यहाँ पे 22 ऑटोसोम मान लें और एक एक्स होगा अगर फीमेल की सेल है तो, फीमेल का हैप्लाइड सेट ये लिया, अगर मेल का होगा तो बच्चों 22 प्लस वाई, तो ये मेल का होगा। तो बच्चों इसीलिए 22 तो दोनों में कॉमन है, तो 22 प्लस एक एक्स और एक वाई। तो एक्चुअली बच्चों यहाँ पे 23 क्रोमोसोम की स्टडी नहीं की गई थी, 24 क्रोमोसोम की स्टडी की गई थी। मोस्ट डन बाय 20 सेंटर्स इन 18 कंट्री, मतलब लगभग मैंने बोला था ना 18 से 20 कंट्री इन्वॉल्व हुई थी, तो यहाँ बोला गया 18 कंट्री में 20 सेंटर डेवलप किए गए थे, यानी 20 रिसर्च सेंटर थे। और 18 कंट्री आप मान लीजिए लगभग, जहाँ पे मेन कंट्री थी चाइना, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन बच्चों यूनाइटेड किंगडम को बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, और ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट, और जापान। तो बच्चों 6 मेन थी ना, बताइए चाइना, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम, जापान और यूनाइटेड स्टेट, ये सारी थी। बच्चों सबसे पहले डायरेक्टर के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्टर थे वाटसन, उसके बाद में कोलिंस। ठीक है बच्चों, फिर मैंने बताया था आपको, लेकिन पहले साइंटिस्ट जो थे वो एक प्राइवेट कंपनी से बिलोंग करते थे। ठीक है, उनका नाम था, ये सबसे पहले ये महान साइंटिस्ट हैं, वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी ये जो साइंटिस्ट थे ये पहले, सबसे पहले इन्होंने ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर काम करना चालू किया। इनका नाम था डॉक्टर जे क्रैग वेंटर, डॉक्टर जे क्रैग वेंटर। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ इस फिगर में, ये हैं डॉक्टर क्रैग वेंटर। ठीक है, डॉक्टर क्रैग वेंटर। और बच्चों ये हैं वाटसन, ये हैं क्रिक, ये मॉरिस विल्किंस और ये फ्रैंकलिन। ठीक है, विल्किंस और फ्रैंकलिन। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे सबका फ्लैग बना रखा है ताकि आपको याद हो जाए। जापान, ठीक है बच्चों, ये फ्रांस का, फ्रांस इन्वॉल्व हुई थी। ये आप जानते होंगे चाइना। ये बच्चों क्या है, ये है यूएसए का। ठीक है बच्चों, यूके का मैंने नहीं बनाया है, तो यूके भी था इन्वॉल्व। और ये क्या है बच्चों, जर्मनी, ये है जर्मनी। तो इससे बच्चों आपको याद भी रहेगा, जापान, फ्रांस, चाइना सबके फ्लैग से याद रहेगा। और ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दिस इज जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन। बच्चों मैं आपको थोड़ी सी आउटलाइन दे देता हूँ। हमें करना है डीएनए सीक्वेंसिंग। बच्चों डीएनए सीक्वेंसिंग करने के लिए किसी भी ऑर्गेन को लिया जाएगा,
उससे उसकी सेल से डीएनए को निकाल लिया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से। आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है, तो देखिए ये डीएनए निकलता हुआ दिखाया गया है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, उस प्रिपेयर लाइब्रेरी प्रिपेयर करते हैं जहाँ पे उस पर काम करना है। हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ जीनोमिक डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑन द सरफेस, यानी इस डीएनए के बहुत सारे मिलियंस ऑफ फ्रैगमेंट कर लिए जाते हैं, क्योंकि एक डीएनए की स्टडी करना बहुत मुश्किल है बच्चों। आपको एक डीएनए लगता होगा बस अमाउंट में एक ही है, इसमें इतने सारे डाटा हैं कि जिसका स्टडी एक साइंटिस्ट द्वारा कर पाना बड़ा मुश्किल है, तो इसके फ्रैगमेंट्स कर लिए गए। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर देखिए सिंगल जीनोमिक फ्रैगमेंट, अब एक जीनोमिक फ्रैगमेंट को लिया गया और उसकी पीसीआर द्वारा मल्टीपल कॉपीज़ बना ली गई। बच्चों पीसीआर जानते हो ना, थर्मल साइक्लर से भी बताया था, मल्टीपल कॉपीज़ बना ली गई। फिर बच्चों ये डीएनए के पीस को साइंटिस्ट को दे दिया गया, ठीक है, कि आप इसको सीक्वेंस करो, लेकिन मैनुअली ये सीक्वेंस कर पाना मुश्किल काम था। इसीलिए बच्चों इसके लिए लिया गया एक मशीन या फिर कंप्यूटर बोल दें, डीएनए ऑटोमेटेड यानी ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंस एनालाइजर, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस एनालाइजर। ये देखिए ये तो हो गया ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस एनालाइजर। और ये क्या है बच्चों, ये है सुपर कंप्यूटर। ये क्या है, ये है सुपर कंप्यूटर यानी हाई स्पीड कंप्यूटर्स, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। फिर यहाँ देखिए बच्चों इस डाटा को प्रोसेस कर लिया गया। देखिए सारा डीएनए का डाटा इस रूप में आ गया, इसको बोलते हैं बच्चों डाटाबेस बना लेना। डाटाबेस बनाने के बाद इसको पब्लिकली क्या कर दिया गया, इंटरनेट पे डाल दिया गया। बच्चों यही एक प्रोजेक्ट था जिसको 24 आवर में इंटरनेट पे डाल दिया गया। डिस्कवरी के विदिन 24 आवर इसको इंटरनेट पे वायरल कर दिया गया। क्यों बच्चों, ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन हर इंसान को हो जाए, ठीक है, ताकि ये मानव कल्याण में काफ़ी काम आ सके। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब आइए बच्चों एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम लोग डिस्कस करेंगे, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। इन द preceding section you have learned that the sequence of base in the DNA that determines the genetic information of the given organism। मतलब आपने ये पढ़ा पहले के सेक्शन में कि जितनी भी आनुवंशिक सूचना है वो डीएनए में भरी हुई है, और ये किस रूप में भरी हुई है, बेस पेयर्स के रूप में। बेस पेयर्स आप जानते हो ना, एडनिन थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है, साइटोसिन गुआनिन के साथ पेयरिंग करता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सूचना है अभी मैंने आपको बताया था वो उसके डीएनए में भरी हुई है बच्चों। और मैंने आपको बताया था डिसिमिलरिटी भी इसी के कारण है और डिसिमिलरिटी भी इसी के कारण है। दिस इज़ द ब्लूप्रिंट, याद करिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन द डीएनए सीक्वेंस। मतलब हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, हमारा जो लुक है, हमारे जो हाइट है, हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो वॉइस है, हमारा सब कुछ किसके हाथ में बच्चों, डीएनए के हाथ में है। अगर दो इंडिविजुअल डिफरेंट हैं तो उनका डीएनए सीक्वेंस भी डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा साइंटिस्ट के दिमाग में आया। एटलीस्ट एट सम प्लेसेस, यानी मान लो कि मेरा आपका मैं बना देता हूँ ATTCCG, ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, एक नंबर दे देता हूँ, ये आप हो। चलो ये भी आपका सिमिलर है, ये भी 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 सिमिलर है जी, लेकिन ये आके डिफरेंट हो गया। यानी कुछ जगहों पर अगर सारी सिमिलरिटी तो हो ही नहीं सकती, कुछ जगहों पर बेस डिफरेंट होंगे, ठीक है। इस एजम्पशन से क्या पता लगता है, इस एजम्पशन का पता लगाने के लिए, एक जीनोम डीएनए सीक्वेंस का पता लगाने के लिए हमें हमारे जीनोम पर स्टडी करना पड़ा, ठीक है बच्चों। विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, देखो जैसे जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग एडवांसमेंट हुआ, मैंने सब आपको हिंट दे दिया, वैसे वैसे क्या किया, हम डीएनए को निकालना सीख गए, ठीक है बच्चों, डीएनए को क्लोन करना सीख गए, और किसी भी डीएनए के पीस को, ठीक है, हम उसका सीक्वेंस सिंपल और फास्ट टेक्निक द्वारा क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। यानी डीएनए की सीक्वेंस को आज कंप्यूटेशनल डिवाइसेस से निकाल पाएंगे। अभी मैंने बताया था ना, ऑटोमेटेड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस या डीएनए सीक्वेंस एनालाइजर। बच्चों ये प्रोजेक्ट बहुत ही वंडरफुल और बड़ा प्रोजेक्ट था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया 1990 में, ठीक है बच्चों। तो कब स्टार्ट किया गया था, 1 अक्टूबर 1990 में बच्चों, क्लियर, ठीक है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखती है एनसीईआरटी। HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज कॉल्ड द मेगा प्रोजेक्ट। मैंने आपको बताया था ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। कैसे, ये 1990 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर ये 2003 तक चला, यानी टोटल 13 ईयर्स का प्रोजेक्ट था, टोटल 13 ईयर्स का प्रोजेक्ट था। लेकिन इस पर
तब तक भी सारी चीज़ें कम्प्लीटली खोजी नहीं गई थी, तो इसको और भी लंबे समय तक चलाया गया, 2006 तक। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 13 ईयर तक बताइएगा। यू कैन इमेजिन, आप इसका इमेजिनेशन ऐसे कर सकते हो कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। इसके लिए आप ये आइडिया लीजिए कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी चीज़ें, इस प्रोजेक्ट को डिफाइन करने के लिए क्या एम बनाया गया और कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। हमारा जो जीनोम है, मैंने आपको बताया था, उसके अंदर यानी कि हमारे जीनोम में टोटल 24 क्रोमोसोम है। उस 24 क्रोमोसोम में 3 × 10⁹ बेस पेयर है, यानी 3 × 10⁹ मैंने बोला था आप इसको 3 बिलियन बोल सकते हो, तो 3 बिलियन टोटल बेस पेयर हैं। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ द सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड $3 पर बेस पेयर, एक बेस पेयर की कीमत बच्चों $3 है, $3 है। तो बच्चों बताइए टोटल कॉस्ट कितनी आई, 3 बिलियन को $3 से वो करिए मल्टीप्लाई, तो बच्चों आ जाएगी 9 बिलियन $9 इसकी कीमत है बच्चों। 9 बिलियन $, आप समझ रहे हो बच्चों, रुपीज़ से बहुत बड़ा। $, आप जानते हो कि हमारे रुपीज़ से काफ़ी बड़ा होता है, तो यानी कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तभी तो एक कंट्री एफर्ट नहीं कर पाई बच्चों। ये बिगनिंग की कॉस्ट थी, इससे ज़्यादा कॉस्ट आई बाद में। द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही, लगभग 9 अरब $। और बच्चों ये किसी एक कंट्री के बस की बात नहीं थी, इसलिए कई सारी कंट्री ने कंट्रीब्यूशन किया और इससे सबको फ़ायदा हुआ, हर कंट्री को फ़ायदा हुआ। हम इंसानों को हम पता चला कि क्या है, किस तरीके का है, जीन कैसे एक्सप्रेस होता है, क्या करता है, कौन सी जीन प्रोटीन कोड करेगी, कौन सी नहीं करेगी, कौन से फालतू के जीन हैं, कौन सा जंक डीएनए है, कौन सा नॉर्मल डीएनए है, सारी पहेलियाँ सुलझ गई। बच्चों देखिए क्या कह रहा है, अगर हम अपना सीक्वेंस का डाटा, हम हमारे जीनोम का सीक्वेंस का डाटा किताबों में स्टोर करना चाहें, वैसे तो किताबों में नहीं किया गया, लेकिन बच्चों अगर किताबों में स्टोर करना चाहें तो हर एक पेज में 1000 लेटर लिखें और एक बुक में 1000 पेजेस हों। बच्चों 1000 पेज की एक बुक जानते हो जितनी बड़ी अपनी बायोलॉजी की एक बुक होती है, जैसे पहले रमेश गुप्ता, MP गौसिका वगैरह आती थी, काफ़ी मोटी होती थी, 1000 पेजेस की बुक बन जाएगी। और ऐसे 3300 बुक बच्चों आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाके आप डीएनए के सारे सीक्वेंस का डाटा आप स्टोर कर पाओगे। हमारे एक सिंगल सेल का जो डीएनए है उसका सारा डाटा आपको स्टोर करने के लिए 3300 बुक्स चाहिए बच्चों, और हर एक बुक में 1000 पेजेस होने चाहिए और हर पेज में 1000 लेटर्स लिखे होने चाहिए, तब जाके आप अपने डीएनए को उसमें एक्सप्रेस कर पाएंगे। द नॉर्मल अमाउंट ऑफ डाटा expected to be generated also necessitate the use of high speed computational device। मतलब इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डाटा बहुत बड़ा है, डाटा इतना ज़्यादा बड़ा है कि बुक में तो आ नहीं रहा है, क्योंकि बुक में क्या 3300 बुक कौन लिखेगा और कब तक लिखी जाएंगी और कौन पढ़ पाएगा, सोच के देखिए बहुत बड़ा डाटा है। इसीलिए ये काम ह्यूमन द्वारा नहीं किया गया, ये कंप्यूटर द्वारा किया गया। हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस मतलब बच्चों सुपर कंप्यूटर द्वारा किया गया। मैंने आपको अभी दिखाया था, अभी फिर दिखाता हूँ। और इसमें सारा डाटा को स्टोर कर दिया गया और सारा डाटा आप चेंज भी कर सकते हो, सारे डाटा को आप एनालाइज भी कर सकते हैं कि कितनी सिमिलरिटी है हमारे आपके बीच, कितनी नहीं है, कौन सा जंक डीएनए, कौन सा नॉर्मल डीएनए है, कितने जीन है, कौन सा जीन किस क्रोमोसोम पे बैठा हुआ है। तो HGP वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट। इससे एक नया ब्रांच डेवलप हुआ बायोलॉजी में कि बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटेशनल डिवाइसेस से जोड़ करके सारी इन्फॉर्मेशन दुनिया को दी जा रही है बच्चों। इसी को बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आइए मैं आपको सुपर कंप्यूटर दिखाता हूँ बच्चों। ये देखिए सुपर कंप्यूटर से देख रहे हैं कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं। ये CPU है इनका, ये इनका CPU है। ये देखिए कितने बड़े बड़े CPU हैं ये सब। इसमें इतनी सारी चिप लगी हुई हैं, देखिए बहुत बड़े बड़े, इंसानों से भी बड़े हैं। आप देख रहे हो कि पूरा पैनल लगाया हुआ है, इतने सारे पैनल लगाए हुए हैं। जैसे IIT है ना अपने इंडिया में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ सुपर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज सुपर कंप्यूटर लगाती है, बहुत तेज़ होते हैं। मतलब ये कई GB डाटा 1 सेकेंड्स में ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इनका रैम जो होता है वो GBs में होता है। ठीक है, GBs तो बिल्कुल बच्चों छोटी बात कर रहा हूँ, TBs में होता है। ठीक है ना, TB में। क्लियर बच्चों, इस फिगर में भी आपको दिखाया गया था। ये देखिए सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, और ये देखिए सारा डाटा प्रोसेस कर लिया गया, सारा डाटाबेस प्रोसेस कर दिया गया, नॉर्मल कंप्यूटर्स पे आ गया। ठीक है बच्चों, गोल क्या था HGP का? HGP का गोल या मोटो क्या था? सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल्स ऑफ HGP वर एज फॉलोज।
सबसे पहले आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25,000 जीन इन ह्यूमन डीएनए। बच्चों कुछ जगह पे 30,000 भी लिखा है, क्योंकि कुछ जीन फालतू में होते हैं, वो काम नहीं करते, इसलिए 30,000 जीन लिखा हुआ है। कुछ जीन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, इसीलिए उसको भी इंक्लूड कर लिया गया, तो कुछ 30,000 है। लेकिन जो फंक्शनल जीन है वो लगभग बच्चों 20,000 to 25,000 जीन है ह्यूमन डीएनए में, इनका पता लगाना था हमें। ठीक है, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, यानी 3 अरब जो बेस पेयर्स थे उनका सीक्वेंस पता लगाना था हमारे डीएनए का। फिर सारा जो बच्चों डाटाबेस बनाया गया उसको हमें स्टोर करना था डिवाइसेस में, और उसके बाद उसको समय समय पर इम्प्रूव करना था टूल्स को, यानी कि जो टूल्स था वो इम्प्रूव करना था, और टूल्स को इम्प्रूव करने के बाद डाटा को एनालिसिस भी करना था, समय समय पर उस डाटा को इम्प्रूव करना था। ये काम ही बच्चों कैसे किया गया था, याद करो, ये काम किया गया था, यही कहलाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी जो बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है वो लगातार अपडेट करनी पड़ेगी और वो सूचना सबको मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर, यानी सबको इसकी सूचना देनी चाहिए, और जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो कौन से जीन से कौन सा रोग हो रहा है और उस रोग की दवा कैसे बना सकते हैं, उस जीन को एक्सप्रेस होने से कैसे रोक सकते हैं। जैसे कैंसर का ही जीन खोजा गया, ठीक है, पता लग गया। डायबिटीज़ जीन से होता है, देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, उसको समझ पाएंगे, उसकी दवा बना पाएंगे। और एड्रेसिंग द एथिकल, लीगल एंड सोशल इशूज़ दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, यानी कि जो भी इस प्रोजेक्ट से जो इशूज़ उठ रहे हैं, एथिकल मतलब कि क्या होता है, जैसे कोई गोरा है, काला है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को सॉल्व करना कि भाई गोरा काले से कोई मतलब नहीं है, सबके अंदर समानता है। लीगल यानी कोई व्यक्ति ये ना कहे कि ये तो भगवान ने बनाया है हम लोगों को गॉड ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, खुदा ने बनाया है, ठीक है, वाहे गुरु जी ने बनाया है, ठीक है ना, हमें ईसा मसीह जी ने बनाया है। तो ये लीगल इशूज़ जो है ना वो ना उठें, इनका भी ध्यान में रखना है। और सोशल इशूज़ का मतलब सामाजिक जो इशूज़ हैं, जैसे मैं बोलूँ कि नहीं ये गलत है, आप बोलो नहीं ये सही है, आप बोलो कि नहीं आप रिलीजियस इज़ सुपीरियर, साइंस इज़ इन्फीरियर, मैं कह रहा हूँ साइंस इज़ सुपीरियर, रिलीजियस इज़ इन्फीरियर, तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो बच्चों ऐसे इशू को भी ध्यान में रखना है, जो इस प्रोजेक्ट से अराइज हो रहे हैं उनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, सबको समझाना है कि भाई बायोलॉजिकल चीज़ अपनी जगह है और रिलीजियस अपनी जगह है। मैं खुद नहीं कहता, मैं कहता हूँ बायोलॉजी अलग है, रिलीजियस अलग है, हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एचजीपी जो था वो 13 साल लंबा प्रोजेक्ट था। ठीक है, कितने साल लंबा प्रोजेक्ट था बच्चों, 1990 से स्टार्ट हुआ था और 2003 तक चला था। लेकिन मैंने बोला उसके बाद भी 2006 तक उसको कुछ चीज़ों को खोजा गया। बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, किसने चलाया था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी वाले डिपार्टमेंट ने चलाया था बच्चों, क्योंकि एनर्जी डिपार्टमेंट के पास काफ़ी मनी होती है, तो एनर्जी डिपार्टमेंट ने चलाया। और मैंने बताया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है बच्चों, ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स, शुरुआती दौर में एचजीपी के पास फंडिंग करने के लिए 9 अरब यूएस डॉलर चाहिए थे। बच्चों ये बहुत बड़ा फंड है, ठीक है, इससे कई कंट्री मिल करके इतना फंड इकट्ठा नहीं कर सकती। इसीलिए यूएसए में सबसे पहले एक वेलकम ट्रस्ट है जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, काफ़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो मेजर पार्टनर बनी। बच्चों देखिए प्राइवेट कंपनी मेजर पार्टनर बनी, क्योंकि उसको पता था, उस कंपनी को पता था कि अगर हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम के बारे में सब कुछ जान लिया तो हम अरबों खरबों रुपए की तो दवाएं बेच लेंगे। ठीक है बच्चों, और हम लोग उससे क्या करेंगे, एंटीबायोटिक बना लेंगे बहुत सारे, और भी नए नए डिजीज़ेस के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे। और बच्चों बहुत सारा भविष्य छुपा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इसीलिए बच्चों वेलकम ट्रस्ट जो कि यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन में है, वहाँ से उन्होंने फंडिंग चालू करी। ठीक है बच्चों, और बाद में मैंने बताया था जैसा कि आपको जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और अदर्स मतलब और भी कंट्री थी, टोटल 18 कंट्री में 20 सेंटर बनाए गए थे, आपको बताया है। आइए मैं दिखाता हूँ, और ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ बच्चों, बता चुका हूँ 2003। आइए मैं आपको वेलकम ट्रस्ट की फिगर दिखाता हूँ जिससे आप भूलोगे नहीं। तो बच्चों ये है वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन में वेलकम ट्रस्ट। अब आप समझ लो कितनी बड़ी कंपनी है, ये देखने में छोटी लग रही, कितनी बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम में ये वो वेलकम ट्रस्ट है, और इसी ट्रस्ट ने पहले मेजर फंडिंग करी, उसके बाद अदर कंट्री आ गई थी इन्वॉल्व होकर के, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका था, जापान, फ्रांस, चाइना, ठीक है,
यूएसए और जर्मनी। और बच्चों अब आप बोलोगे हमारा भारत नहीं था क्या, हमारा इंडिया इन्वॉल्व नहीं हुआ था? बच्चों हमारा इंडिया इन्वॉल्व नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री है और ये सब डेवलप्ड कंट्री थी, इनके पास बहुत फंड था, ठीक है। और दूसरी बात, लेकिन हमारा टैलेंट इन्वॉल्व हुआ था बच्चों, साइंटिस्ट, इसमें बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो इंडियन साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए थे। तो हमने इकोनॉमिकली हम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हाँ हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन एमंग द इंडिविजुअल्स कैन लीड टू रेवोल्यूशनरी न्यू वेज टू डायग्नोस। यानी अब हमें जैसे ही नॉलेज आई डीएनए के वेरिएशन में, तो हमने नए नए डायग्नोस चालू कर दिए, ठीक है। हम लोग ने उस डिजीज़ को ट्रीट करना चालू कर दिया। सम डे प्रिवेंट द 1000 ऑफ डिसऑर्डर, हम लोग ने 1000 ऑफ डिसऑर्डर को रोक लिया। बच्चों मैं बता दूं, करीब 1200 से भी ज़्यादा जो जीन है वो डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे कुछ के नाम बता दूं, कैंसर कॉज करता है, डायबिटीज़ कॉज करती हैं बच्चों, और बहुत सारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर कॉज करते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर करते हैं, आपको पता होगा जैसे कोई अल्जाइमर डिजीज़ होती है, वो अल्जाइमर डिजीज़ जो होती है ये सब कॉज होती है। तो इन सब को हम लोगों ने क्या कर लिया, यानी 1200 से भी ज़्यादा जो जीन थे उनके बारे में पता लगा लिया कि कौन कौन से कॉमन डिजीज़ होती है। बच्चों ये सब कॉमन डिजीज़ हैं जो आम पब्लिक में होती है। बताइए, आम पब्लिक में कैंसर होता है, डायबिटीज़ होती है, एंडोक्राइन, अल्जाइमर, उनको हम लोग ने ट्रीट करना सीख लिया। दैट इफेक्ट द ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन बींग को अफेक्ट करती थी उसके बारे में जानकारी मिल गई और इतना फ़ायदा हो गया। फिर देखिए बच्चों क्या लिखा है, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग द क्लू टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी। हम ह्यूमन बायोलॉजी को तो समझना ही चाहते थे, उसके अलावा लर्निंग अबाउट द नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, हम लोग ने सोचा जब हम ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगा रहे हैं तो क्यों ना इसी फंड से नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को भी पता लगा लें, उनका भी डीएनए सीक्वेंस कर लें। इससे क्या फ़ायदा होगा बच्चों कि जो हमें नेचुरल कैपेबिलिटी थी किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो पता लग पाएगी, उससे हम और फ्यूचर के चैलेंज को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हेल्थ केयर में सॉल्व कर पाएंगे, एग्रीकल्चर में बढ़ावा दे पाएंगे, एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से बचा पाएंगे। पॉल्यूशन से बचा लेने को बच्चों क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल रीमेडिएशन, यानी इन्वायरमेंट को प्रदूषित होने से बचा लेना। और बच्चों कौन कौन से नॉन ह्यूमन मॉडल लिए गए थे जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जैसे हमारा सबसे पुराना रिलेटिव बैक्टीरिया। बताइए बच्चों, पहले प्रोकैरियोट बने बैक्टीरिया, तो पहले जीवन की उत्पत्ति में तो बैक्टीरिया पहले बने, तो बैक्टीरिया जो है वो हमसे बहुत क्लोजली रिलेटेड है इस मामले में, तो इसीलिए बैक्टीरिया पर स्टडी की। और आजकल देखो बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाते हैं, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड यूज़ करके क्या क्या करने लगे हैं। देखिए हमारे कितने काम आ रहे हैं बेचारे छोटे से बैक्टीरिया, ठीक है। हाँ, बल्कि हम इनको टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये हमारे कितने काम के हैं, ठीक है। दूध को दही में कन्वर्ट कर रहे हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि कितने काम के होते हैं बैक्टीरिया, फंजी वगैरह। फिर आगे देखिए बच्चों, ईस्ट भी हमारे कितने काम के हैं, तो ईस्ट पर हम लोग ने रिसर्च किया, ठीक है। यानी प्रोकैरियोट्स पर रिसर्च करने के लिए हम लोग ने बैक्टीरिया को ले लिया, ठीक है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स पर रिसर्च करने के लिए बैक्टीरिया को ले लिया, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स पर रिसर्च करने के लिए हम लोग ने क्या लिया, हम लोगों ने ले लिया ईस्ट। फिर हम लोग ने बच्चों देखिए एक एनिमल भी लिया यहाँ पर, सिनोरैबिडिटिस एलिगेंट, ये फ्री लिविंग यानी नॉन पैथोजेनिक निमेटोडा है। तो हम लोग ने निमेटोड यानी एस्कैरिस पर भी स्टडी कर ली। इससे बच्चों क्या पता चला, लोअर एनिमल का पता लग गया। बच्चों ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई पर इसलिए स्टडी की क्योंकि मॉर्गन ने उसको सेलेक्ट किया था। तो हमें इंसेक्ट्स की स्टडी हो गई बच्चों, इंसेक्ट्स की स्टडी हो गई। प्लांट्स में हम लोग राइस पर स्टडी किया क्योंकि आज देखो डिफरेंट बासमती राइस हम इम्प्रूव करके बना रहे हैं। एराबिडोप्सिस नाम का एक प्लांट था, उसको भी हम लोग यूज़ कर रहे थे, ठीक है। इन सब का सीक्वेंस हम लोगों ने निकाल लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। तो बच्चों बताइए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सिर्फ ह्यूमन के बारे में जीनोम पे रिसर्च हुई या फिर कुछ नॉन ह्यूमन मॉडल भी लिए थे, नॉन ह्यूमन मॉडल, ठीक है बच्चों। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एचजीपी में ह्यूमन के साथ साथ कुछ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म भी लिए गए, और उसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट और मल्टी सेलुलर में एनिमल और प्लांट दोनों को लिया गया, और एनिमल में लोअर भी लिया गया, हायर भी लिया गया, ठीक है। और प्लांट में भी ऐसे किया गया, ठीक है बच्चों। मोनोकॉट डाइकॉट दोनों को ले लिया गया, जैसे राइस मोनोकॉट है, एराबिडोप्सिस डाइकॉट है। बच्चों कौन सी मैथोडोलॉजी का उपयोग किया गया, इसमें दो मैथोडोलॉजी का यूज़ किया गया, दो मेजर अप्रोच यूज़ किए गए, ठीक है। एक अप्रोच में बच्चों सारे जीन ले लिए गए जो एक्सप्रेस होते थे
यानी जो आरएनए बनाते थे और आरएनए से प्रोटीन बनाते थे उनको बोलते थे बच्चों ESTS, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। ठीक है बच्चों, आइए बना के बताता हूँ। ये मान लो ये डीएनए है, मैंने आपको डीएनए दे दिया, दो ग्रुप में साइंटिस्ट को बांट दिया गया। एक ग्रुप ये है जिसको डीएनए दिया गया और बोला गया कि जितने भी इसमें जो जीन हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जीन यानी डीएनए के फंक्शनल पार्ट, ये क्या बनाएगा आगे चल के आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगा बच्चों प्रोटीन। तो मैंने कहा जो जो डीएनए का वो भाग निकालिए जहाँ पे जीन प्रेजेंट है और अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आप लोगों ने निकाला, यहाँ निकाला, फिर यहाँ निकाला, फिर यहाँ निकाला। तो इसको बोलते हैं, इसी टेक्निक को बोलते हैं बच्चों एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स यानी जो जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे थे उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। बच्चों दूसरे वाले में क्या किया गया, दूसरी वाले में देखिए, मैं मान लीजिए वो काम आपने किया पहला वाला, दूसरा काम मैं कर रहा हूँ। यानी दूसरा जो साइंटिस्ट का ग्रुप था उसने क्या कहा, उसने कहा जो जीन ये एक्सप्रेस हो रहे हैं वो भी सीक्वेंस लिया और जो नहीं हो रहे हैं वो भी लिया, मतलब पूरे जीनोम पे स्टडी किया। आप लोग तो केवल इन प्लेसेस पे काम कर रहे हो ना, ये जीन है तो इसी पे वर्क किया आपने, ये जीन है इस पर वर्क किया, ये जीन है इस पर वर्क किया। तो जो पार्ट यानी ये वाला पार्ट है जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, क्या आपने उस पर वर्क किया? नहीं किया। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रेगुलरली काम कर रहा हूँ, मैं जो पार्ट एक्सप्रेस हो रहा है उस पर भी काम कर रहा हूँ और जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है उस पर भी काम कर रहा हूँ, जो एक्सप्रेस हो रहा है उस पर भी काम कर रहा हूँ और जो एक्सप्रेस हो रहा नहीं हो रहा है उस पर भी काम कर रहा हूँ। मतलब आप सिर्फ एक्सप्रेस वाले पार्ट को स्टडी कर रहे हो और मैं पूरे जीनोम को स्टडी कर रहा हूँ, पूरे जीनोम को, पूरी लेंथ को स्टडी कर रहा हूँ। फिर बच्चों इसके बाद क्या होगा, मैंने आपसे पूछा चलो बताओ, ये यहाँ का सीक्वेंस ये निकला AATTC, यहाँ का बच्चों निकला AACCG, बच्चों यहाँ का निकला CCGGA, कुछ भी हो सकता है लेकिन मैंने ऐसे मान लो निकाल लिया। इस जीन का सीक्वेंस ये था, इस जीन का सीक्वेंस ये था, इस जीन का सीक्वेंस ये था। अब बच्चों मेरे पास क्या आया, मान लो यहाँ पे जीन नहीं था तो यहाँ का सीक्वेंस मेरा आ गया मान लो CGC। ठीक है बच्चों, फिर आया अगला, मान लो ये वही जीन है जो आपके पास बैठा हुआ था तो ये मेरे पास आया, क्योंकि मैं तो पूरे पे स्टडी कर रहा हूँ, आप तो अधूरे पे स्टडी कर रहे हैं, तो ये वही आएगा ना। यानी इसका सीक्वेंस क्या आएगा AATTC। ठीक है, फिर बच्चों ये नॉन जीन पार्ट था तो इसका सीक्वेंस मैं लिख देता हूँ, मान लो आ गया CGA। ठीक है, तो ये जीन आपका हो गया। ये देखो मेरा सारा सीक्वेंस पता लग रहा है। फिर ये आ गया मान लो जीन, तो ये मेरे पास आ गया, देखो कोडिंग, फिर जीन, फिर पहले नॉन कोडिंग, फिर जीन, फिर नॉन कोडिंग भाग। आप में क्या था, सिर्फ कोडिंग कोडिंग कोडिंग, तो बीच में मेरे पास 3 नॉन कोडिंग पार्ट भी तो थे, 1 2 3, तो मेरे 3 सीक्वेंस एक्स्ट्रा आएगा। ये वाला 2 हो गया। अब ये वाला आपका आ जाएगा, देखो ये जीन यहाँ पे बैठा था तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, AACCG। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद फिर यहाँ वाला ये वाला हिस्सा देखिए, ये नॉन कोडिंग है तो मैं इसका कुछ कोड बना देता हूँ, GGAAT। ठीक है, ये आ गया। फिर ये वाला जीन यहाँ बैठा था बच्चों तो ये आएगा, इसका सीक्वेंस सेम आएगा क्योंकि वही टुकड़ा है डीएनए का, CCGGA। अब आप देख लो मैं क्या करने लगा, मैं शुरुआत से मैंने आप लोगों से कहा कि बताइए किसके पास CGC है, तो कोई नहीं बोलेगा क्योंकि ये सीक्वेंस तो आपने स्टडी नहीं किया था। तो मैं समझ गया आप सही काम कर रहे हो। फिर मैंने आवाज़ लगाई AATTC किसके पास है, तो आपने बताया ये। मैंने पूछा बताओ क्या कोड कर रहा है, आपने बताया इस तरह की प्रोटीन, रेड कलर की प्रोटीन बना रहा है। पता चल गया भैया कि यहाँ पहले पोजीशन पर जो जीन बैठा हुआ है वो रेड कलर का प्रोटीन बना रहा है। मैं तो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, कलर से आप मत जाइए, लेकिन मैं बता रहा हूँ रेड कलर का प्रोटीन बना रहा है, उसका सीक्वेंस ये है। और मैं पता लगा लिया कि वो पहले क्रोमोसोम के फर्स्ट पोजीशन पे बैठा हुआ है। पता लग गया ना बच्चों। यहाँ चलिए फिर मैंने बोला CGGA किसके पास है, तो CGGA किसके पास है, तो देखो CGG ऐसा किसी के पास नहीं है। तो बच्चों मैं समझ गया कि ये नॉन जीन पार्ट है, ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, ये वैसे भी आपने नहीं खोजा था। आइए बच्चों फिर मैंने आवाज़ लगाई AACG किसके पास है, तो AACG ये आया। तो मैंने पूछा क्या बना रहा है, तो आपने बताया इस ब्लू कलर की प्रोटीन बना रहा है सर। तो मैंने यहाँ लिख लिया ब्लू कलर की प्रोटीन बना रहा है, ब्लू कलर की प्रोटीन बना रहा है। तो अब देखो पता चल गया कि सेकंड वाला जो जीन बैठा है ये फर्स्ट क्रोमोसोम के सेकंड पोजीशन पे बैठा है और इस तरह की प्रोटीन को कोड कर रहा है। फिर बच्चों मैंने ये आवाज़ लगाई तो वो किसी के पास नहीं था। फिर मैंने ये आवाज़ लगाई CCGA, तो ये इसके पास था। मैंने पूछा कौन सा कलर का प्रोटीन बना रहा है,
आपने बताया ऑरेंज। अब आप देख लो बच्चों, पोजीशन भी पता लग गई, उसका एक्सप्रेशन भी पता चल गया, और हमारे क्रोमोसोम पे कितने कोडिंग पार्ट है, कितने नॉन कोडिंग पार्ट है, ये भी पता चल गया। कोडिंग पार्ट वो जो जीन होते हैं, नॉन कोडिंग वो जो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो हमको सारा आइडिया लगा। इसको बोलते थे बच्चों एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। और ये काम जो मैंने मैच कराया ना, मैंने बोला और आपने उसको सुना और आपने बोला ये काम कर रहा है, ये मैचिंग कराई गई, इसको बोलते हैं बच्चों सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन। लेकिन ऐसे बोल बोल करके कितनी बार देखो मेरी आवाज़ लड़खड़ा गई। तो बच्चों क्या ऐसा पॉसिबल था बोल करके इसको सॉल्व कर पाना? नहीं। इसीलिए इसके लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया गया, जहां पर 0% एरर होगी। और वो बच्चों था कौन सा कंप्यूटर? हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। और सीक्वेंस मैच कराने के लिए बच्चों क्या किया था? याद करो, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस एनालाइजर। याद करिए, एनालाइजर। इसीलिए ये काम सब मशीनों से किया गया, मैकेनाइज्ड। तो बच्चों देखिए, दो मेजर टेक्निक में से एक तो समझ में आ गई, जीन का वो भाग जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, आरएनए बना रहा है और आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, उसी को हम लोग ने बोल दिया बच्चों ESTS यानी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। जबकि दूसरी अप्रोच जो थी वो ब्लाइंड अप्रोच थी, जो मैंने यूज़ की थी बच्चों, उसमें हम लोग ने होल सेट ऑफ जीनोम को सीक्वेंस किया, होल सेट ऑफ जीनोम को। जबकि दूसरे में पूरा जीनोम लिया गया, जो मैंने लिया था जिस प्रकार, यानी कोडिंग पार्ट को भी मैंने स्टडी किया और नॉन कोडिंग को। आपने किसको किया था? कोडिंग पार्ट को स्टडी किया था। तो आप वाले को बोला गया ESTS और मेरे वाले में तो सिर्फ कोडिंग और नॉन कोडिंग सबको स्टडी किया गया था। बाद में जो भी लेटर्स थे वो डिफरेंट रीजन के जो थे उनको सीक्वेंस कर लिया गया विद द फंक्शन। देखा आपने, फंक्शन के आधार पे सीक्वेंस कर लिया गया, और इसी सीक्वेंस के मैच कराने को बोलते हैं बच्चों सीक्वेंस एनोटेशन। फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल DNA फ्रॉम ए सेल इज़ आइसोलेटेड, मतलब एक सेल के जितना DNA निकाला गया उसको सीक्वेंस करने के लिए। अब DNA तो बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसको पहले छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ा गया बच्चों। याद करिए कि DNA बहुत बड़ा लॉन्ग पॉलीमर होता है और इसकी टेक्निकल लिमिटेशंस होती है सीक्वेंस करने की, यानी इतना लंबा DNA केवल एक व्यक्ति स्टडी नहीं कर सकता और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। पहले हमने उसको ब्रेक किया आरी की हेल्प से हम लोग ने उसके बहुत सारे टुकड़े कर लिए। फिर उसके बाद उसका क्लोन करा लिया। क्लोन कराने के लिए बच्चों हम लोग ने स्पेशल वेक्टर यूज़ किए। अब ये स्पेशल वेक्टर कौन से थे बच्चों? नॉर्मल वेक्टर जिसको प्लाज्मिड बोलते थे, वो बैक्टीरिया में पाया जाता था और वो काफ़ी छोटा था, तो वो इतना बड़ा DNA का जो पीस है वो कैरी नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग ने कुछ आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाए, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा कुछ नए प्लाज्मिड बनाए, जिससे ये क्या करता है, ये बड़े से बड़े DNA को डिज़ायर्ड जगह तक ले जाता है और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना देता है। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड ले लिया और इस प्लाज्मिड को हम लोग ने काट दिया। काटने के बाद इसका केवल छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे लिया है बच्चों, ये देखिए छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे लिया है, ठीक है। और ये अपना बहुत बड़ा सा जीन यहाँ पर अटैच करा दिया है, ये देखिए अटैच हो गया। तो अब इस तरह के क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे बच्चों? BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये हम लोग ने किसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया और उसको कल्चर मीडियम में डाल दिया, जिससे एक जीन की बहुत सारी कॉपीज़ बन गई। यानी एक जीन नहीं बोलना चाहिए, एक DNA की बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ यहाँ से बन गई। और हम लोग उस कॉपीज़ को निकाल लेंगे और मान लो 50 साइंटिस्ट हैं तो 50 को वो कॉपी दे दी गई, 50 को ये कॉपी दे दी गई और वो 50 एट ए टाइम स्टडी कर रहे थे। और अगर रिजल्ट सेम आएगा मतलब स्टडी सही है, रिजल्ट डिफर आ रहा है मतलब स्टडी गलत है। आइए बच्चों देखते हैं। The cloning result into the amplification of each piece of DNA। इस वेक्टर से वेक्टर कौन सा लिया बच्चों? BAC और YAC। और उसके बाद हम लोग ने क्लोनिंग करा ली, एम्पलीफाई कर लिया बहुत सारे DNA फ्रेगमेंट को, और दैट इज सबसिक्वेंटली कुड बी सीक्वेंस विद एज। यानी क्या किया, सारे साइंटिस्ट को बांट दिया, जिससे क्या हो गया, एक बार में ही आसानी से स्टडी होने लगी और सभी साइंटिस्ट का परिणाम एक ही आएगा, तो आइडिया लग जाएगा। कॉमनली यूज होस्ट वर बैक्टीरिया। बताइए बच्चों, हमने होस्ट क्या यूज़ किया था, मतलब किसके अंदर हम लोग ने डाला था इसको DNA को? तो आप बताओगे बैक्टीरिया के अंदर। और कभी कभार हम लोग देखिए प्रोकैरियोट्स में भी एक्सप्रेस करा के देखा, यूकैरियोट्स में भी देखा। प्रोकैरियोट वाला प्रोकैरियोट में एक्सप्रेस करेगा, यूकैरियोट वाला DNA यूकैरियोट में एक्सप्रेस करेगा, तो दोनों को हम लोग ने यूज़ किया। एंड द वेक्टर वर कॉल्ड, अब उस वेक्टर को क्या बोलने लगे? BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों क्या है,
द फ्रेगमेंट वर सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, बताया था आपको, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस एनालाइजर बताया था आपको, इसका उपयोग किया गया। दैट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर। देखो फ्रेडरिक सेंगर ने पहले ही ये बता दिया था कि इंसुलिन का किस तरीके से सीक्वेंस निकाला जाता है, तो इसी तर्ज पर आधारित था। रिमेंबर सेंगर इज ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर द डेवलपिंग मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एमिनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन, यानी इंसुलिन प्रोटीन में एमिनो एसिड का सीक्वेंस जिस प्रकार निकाला था उसी सिद्धांत पर यह आधारित था। तो दिस सीक्वेंस वर देन अरेंज बेस्ड ऑन द सम ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन दैम। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लो ये मेरा डीएनए है और ये आपका डीएनए है। बच्चों कुछ हिस्से हमारे आपके बिल्कुल सेम आ रहे थे और बार बार रिपीट कर रहे थे, तो रिपीट जो कर रहे थे उसको हम बार बार स्टडी क्यों करेंगे? मान लो ए ए टी टी सी सी सी, तो यहाँ पे भी ए ए टी टी सी, फिर ये कुछ देर के बाद फिर रिपीट कर रहा था, कुछ देर के बाद फिर रिपीट कर रहा था। तो बच्चों ये हमारा आपका रिपीट का नंबर भी सेम है और इसका सीक्वेंस भी लगभग सेम था, लगभग सेम है बच्चों, थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है। तो इस पर हम लोग ने स्टडी नहीं किया। हम लोग ने क्या किया, इस जो रिपीट हो रहे थे उसको हम ओवरलैप करा दे रहे थे, यानी ये ए ए टी टी सी फिर कहीं आया ए ए टी टी सी, तो हमने इसी के ऊपर ओवरलैप करा दिया क्योंकि हमको उसकी स्टडी नहीं करनी। बच्चों जो हिस्सा डिफर था, जैसे मान लो ये मेरा है सी जी ए और ये आपका है मान लो ए सी जी। अब देखिए ये मेरा और आपका डिफर है तो इसको हम लोग ने स्टडी कर लिया। जो ओवरलैप कर रहा था उसकी बार बार स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको हम लोग ने क्या कर लिया, ओवरलैप करा लिया, जिससे बार बार स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और उन ओवरलैपिंग पार्ट को हम लोग ने अलग कर लिया। देखिए दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट फॉर सीक्वेंसिंग। इससे आपने ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स को जान लिया, कितनी बार ओवरलैप कर रहा है और कितनी डिस्टेंस के बाद ओवरलैप कर रहा है। अलाइनमेंट ऑफ द सीक्वेंस ये ह्यूमन से पॉसिबल नहीं था, मतलब डीएनए को मैच कराना ह्यूमन से पॉसिबल नहीं था, बताया ना अभी। इसीलिए आपने लिया था सुपर कंप्यूटर वाले प्रोग्राम, वो डेवलप किए गए थे। दीज सीक्वेंसेस वर सबसिक्वेंटली एनोटेटेड एंड वर असाइंड टू ईच क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम का सीक्वेंस किया गया, यानी हर डीएनए की इंफॉर्मेशन मिल गई। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 was completed only in 2006। देखो उल्टा किया गया था, सबसे पहले Y पे, फिर X पे, फिर 22 पे, फिर 21 पे, फिर 21 के बाद 20 पर, फिर उसके बाद इसी तरीके से क्रोमोसोम का नंबर घटता हुआ। तो फर्स्ट वाला जो था वो सबसे लास्ट में 2006 में जाके सीक्वेंस किया था। दिस वाज द लास्ट ऑफ 24 क्रोमोसोम। और देखिए मैंने बताया था 22 ऑटोसोम होते हैं, एक X होता है, एक Y, तो इस तरीके से वो लास्ट वाला था। अनदर चैलेंजिंग टास्क वाज असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैपिंग। हमें जेनेटिक और फिजिकल मैपिंग करनी थी। अब बच्चे बोलोगे जेनेटिक और फिजिकल मैप क्या होता है? ये डीएनए है, तो ये डीएनए आपको दिख रहा है, तो ये क्या हुआ, ये डीएनए आपको दिख रहा है, तो ये क्या हुआ, ये फिजिकल मैपिंग हो गई। लेकिन इसमें कौन कौन सी सूचनाएं भरी हुई हैं? तो बच्चों जीन की आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये जेनेटिक मैपिंग हो गई। तो जेनेटिक मैपिंग यानी जीनोटाइप और फिजिकल मैपिंग यानी फिनोटाइप, सब कुछ पता लगाना हमारे लिए चैलेंज था। तो ये सब पता लग गया। दिस वॉज जनरेटेड बाई यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट। मतलब ये इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए आरई का उपयोग किया गया और बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट को खोजा गया और वहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म यानी कुछ सीक्वेंस जो बार बार रिपीट कर रहे थे उसकी खोज करी गई। तो इनको बोला गया माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट जो होता है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के काम आता है, ठीक है। तो वो हम लोग आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डिस्क्राइब किया जाएगा। वैसे माइक्रो और मिनी अगर दिया हो तो मिनी सैटेलाइट ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन अभी यहाँ पे माइक्रो और मिनी सैटेलाइट आगे के सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों सैलिएंट फीचर यानी क्या क्या पता लगा, रिसर्च के बाद हमें क्या क्या पता लगा, तो ये सारी चीज़ें पता लगी। नंबर 1, ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस। हमको पता चला कि हमें आइडिया था 3 बिलियन, तो 3 बिलियन को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस, इतने हैं, एग्जैक्ट पता चल गया। वरना हमें लगता था कि 3 बिलियन के करीब है, अब एग्जैक्ट पता लग गया। और यहाँ बिलियन की जगह मिलियंस में, 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन, तो इसीलिए देखिए 1000 का वैल्यू आ गया।
दूसरा क्या पता चला, एवरेज जीन जो हैं वो 3000 बेस के बने होते हैं, यानी एक जीन में एवरेज 3000 बेसेस पाए जाते हैं। बट द साइज वेरी ग्रेटली, लेकिन साइज वेरी करता रहता है। लार्जेस्ट नोन जो ह्यूमन जीन है वो है डिस्ट्रॉफिन जीन एट 2.4 मिलियन बेस, यानी लार्जेस्ट जीन जो है डिस्ट्रॉफिन जीन है और 2.4 मिलियन बेस पाए जाते हैं उसमें। द टोटल नंबर ऑफ जीन is estimated at 30,000, much lower than the previous estimate 80,000 to 140,000। क्या बोल रहे हैं, सबसे बड़ा जो जीन था वो डिस्ट्रॉफिन था और उसमें 2.4 बिलियन बेसिस पाए जाते थे, और टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 30,000 मच लोअर, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो जीन था वो 30,000 से भी कम था। लेकिन पहले ऐसा आइडिया लगता था कि 80,000 से 1,40,000 जीन है। ऑलमोस्ट ऑल द न्यूक्लियोटाइड बेसिस, यानी हमारे आपके जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो 99.9% सिमिलर हैं, 99.9% सिमिलर हैं, ये पता लगा। देखने में हम बाहर से चाहे जैसे हैं, हमारी हाइट चाहे जैसी, लेकिन लगभग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो है ना, न्यूक्लियोटाइड जो बेस हैं वो 99.9% सेम है। द फंक्शंस आर अननोन फॉर 50% डिस्कवर्ड जीन, 50% जीन का फंक्शन अभी तक पता नहीं चला, ठीक है, 50% जीन का पता अभी तक नहीं चला है। केवल लेस देन 2% जीनोम जो होते हैं वो प्रोटीन को कोड करते हैं, मतलब 98% जीनोम जो होते हैं, 98 से भी ज़्यादा, वो प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। इनको जंक डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जंक डीएनए। इन्हीं में आपको मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट मिलेगा, इन्हीं में पॉलीमॉर्फिज्म शो होता है, यानी इसी में वेरिएशंस होते हैं हमारे और आपके अंदर। फिर लिखा है रिपीटेड सीक्वेंस मेक अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, मतलब ये देखिए रिपीटेड वाले जो जीनोम है या जंक वाला है वो लार्ज प्रोपोर्शन बना रहा है। रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस, मतलब रिपीटेटिव डीएनए जो होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ थोड़े थोड़े जो डीएनए के पार्ट हैं जैसे ए टी टी सी सी, ये बार बार रिपीट करेगा। मान लो मेरे डीएनए में ये 10 बार रिपीट कर रहा है या 5 बार रिपीट कर रहा है, तो ये रिपीट करता रहता है, इसी को रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। तो ये रिपीट करता है मैनी टाइम्स, सम टाइम्स 100 to 1000 टाइम, कभी कभी 1000 से कभी कभी सैकड़ों से हज़ारों बार ये रिपीट करता है। दे आर दो टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग, मतलब ये कोई कोडिंग नहीं करते। मैंने बोला था ना जंक डीएनए, कोडिंग नहीं करते, तो करते क्या है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये डायनामिक्स और इवोल्यूशन में मदद करते हैं, यानी इवोल्यूशन में मदद होती है, यानी इन्हीं में वेरिएशन पैदा होते हैं, इसी कारण हम और आप डिफर दिखाई पड़ते हैं। फिर क्या पता चला बच्चों, क्रोमोसोम फर्स्ट जो था उस पे 2968 जीन थे, क्रोमोसोम फर्स्ट पे 2968 जीन थे, जबकि वाई सबसे छोटा था तो उस पर 231 जीन थे। साइंटिस्ट ने बच्चों 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी खोजी जहाँ पर एक ही बेस डीएनए का बार बार क्या कर रहा है, वो पाया जा रहा है, ठीक है, यानी एक ही बेस बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे मान लो ए यहाँ पे है तो यहाँ पे ए है, फिर ए यहाँ पे है, फिर ए यहाँ पे है, फिर ए यहाँ पे, बाकी इधर उधर डिफर है, लेकिन ये जो बेस है वो बार बार रिपीट कर रहा है। इसको इन्होंने बोला बच्चों, एक नाम दिया एसएनपीएस। एसएनपीएस का पूरा नाम होता है बच्चों सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। एक न्यूक्लियोटाइड बार पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड बार पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, इसको स्निप्स भी कहते हैं। फिर आगे देखिए, दिस इंफॉर्मेशन प्रोमिसेस टू रिवलाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोम लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चला, ये सारी इंफॉर्मेशन से रेवोल्यूशन सा आ गया, क्रोमोसोम के लोकेशन का पता लगाने में ये मदद करने लगी, डिजीज़ के सीक्वेंस का पता लगाने में मदद करने लगी, और हम लोगों की हिस्ट्री यानी पिडिग्री वगैरह में मदद करने लगी। एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंज, बच्चों देखिए क्या लिखा है, डीएनए का सीक्वेंस तो हमें पता चल गया, लेकिन डीएनए का सीक्वेंस रिसर्च करने के बाद हमें कुछ जो दशक हैं आगे के काफ़ी फ़ायदा मिला, बायोलॉजिकल सिस्टम में काफ़ी फ़ायदा मिला, नए नए रोगों का पता चला, उस रोग को सही कैसे कर पाएंगे ये पता चला, और बहुत सारे सेक्टर में फ़ायदा हुआ, ठीक है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एक्सपर्टीज़ को फ़ायदा हुआ, बहुत सारी क्रिएटिविटी डेवलप हो गई। 10,000 साइंटिस्ट फ्रॉम वेरिड डिसिप्लिन इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्ल्ड वाइड, यानी पब्लिकली इंफॉर्मेशन को किया गया था सबके सामने पेश,
और प्राइवेट सेक्टर में भी। तो इससे पूरे संसार में जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी एक्सपर्टीज थे, सब ने फ़ायदा उठाया। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने दवाएं बनाना चालू कर दिया, आम लोगों को, हम बायोलॉजिकल लोगों को क्या हुआ, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई, तभी मैं आज आपको ये इन्फॉर्मेशन बांट रहा हूँ। आपकी नॉलेज बढ़ रही है। MBBS आप करोगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। डॉक्टर बनेंगे तो इसका सारा फ़ायदा आपको मिलेगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ हैविंग द HG sequence may be enabling the radically new approach to the biological world. Biological research में नई approach मिली। In past, researcher studied one or few gene at a time. वो पहले एक या कुछ जीन को स्टडी कर पाते थे। With the whole genome sequence and new height thoughtful technology, अब क्या करते, पूरा जीनोम ही सीक्वेंस कर लिया, तो नया बिल्कुल इनको रोजगार सा मिल गया, नई इंफॉर्मेशन मिल गई। We can approach the question systematically and on a much broader scale, मतलब बहुत ज़्यादा broader scale पे आपकी अप्रोच डेवलप हो गई। They can study all the gene in a genome, एक जीनोम में जितने जीन है सब हमको पता चल गए। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल all the transcription in the particular tissue or organ, पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन में ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है, किसी ट्यूमर का वो ट्यूमर कैसे स्प्रेड हो रहा है, उसको कंट्रोल कैसे कर पाएंगे। हाउ थाउजेंड ऑफ द जीन्स एंड प्रोटीन वर्क टुगेदर, यानी कैसे प्रोटीन और जीन टुगेदर काम कर रही है और कैसे सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। और केमिस्ट्री ऑफ लाइफ की जो रिएक्शंस है यानी मेटाबॉलिज्म्स, उनको आप उनके ऑर्केस्ट्रा को समझ पाएंगे। आपको पता चलेगा क्रेब्स साइकिल कैसे हुई, पता चला, बाकी साइकिल्स कैसे हुई, इसके बारे में और डिटेल पता चलती चल गई, सारी चीज़ें हमको क्लियर होती चली गई। बच्चों देखिए ये NCERT में क्या दिया हुआ है, ये एक फीमेल है, इसका हम लोग ने सेल ले लिया, इससे क्रोमोसोम ले लिया, क्रोमोसोम DNA का बना है, और इसको हम लोग ने क्या किया, इसका सीक्वेंस निकाल करके सारा डाटाबेस तैयार कर दिया। यही इस पूरे प्रोजेक्ट का वो समरी है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग ने देखा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था। बार बार वीडियो देखते रहिए, लगातार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।